नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने विषय के संदर्भ में शांति के प्रति शिक्षा या शांति के लिए शिक्षा को हमने का अध्ययन किया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो शांति के लिए जो उपागम है उसमें अध्यापन पद्धतियाँ किस प्रकार सहयोग कर सकती हैं। अध्यापन पद्धतियाँ तो विद्यालय में जब अध्ययन करवाया जाता है तो उस समय अध्यापक ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हर विद्यार्थी के सीखने की क्षमता अलग अलग होती है और ये बात उनकी दिमागी अवस्था, उनकी शारीरिक संरचना आदि से भी संबंधित होती है और इसलिए अध्यापक को अलग अलग अध्यापन पद्धति का उपयोग करके पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चे उस विषय से प्रभावित हो सके। कई प्रकार की जो अध्यापन तकनीक हैं उनसे इन तकनीकों के माध्यम से या इन तकनीकों का उपयोग करके बच्चे को इस प्रकार से आयु के अनुरूप और तकनीक के अनुरूप अध्ययन करवाकर उनमें शिक्षा के प्रति एक आनंददायक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है और शांति की शिक्षा विद्यार्थी को किस प्रकार सिखाए, इससे अधिक आवश्यक यह है कि विद्यार्थियों को क्या सिखाया जाए। विद्यार्थी को जाति धर्म से हटकर मानव अधिकार, शांति, आनंददायक शिक्षा, खुशी और इस प्रकार की समस्या समाधान के प्रति उनमें दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए और ये बात सिखानी चाहिए कि विद्यार्थी को शांति की खोज, भौतिक सुख सुविधाओं की खोज में नहीं पड़ना चाहिए। शांति की खोज ही उनके लिए महत्वपूर्ण है और यदि भौतिक सुख सुविधाओं को खोजे तो उसके अंदर भी उनके आंतरिक मन में शांति किस प्रकार आ सकती है, इस बात की शिक्षा पर भी जोर दिया जाना चाहिए और इसके लिए बहुत सारी अध्ययन पद्धतियाँ हैं जिसके द्वारा शिक्षा दी जा सकती है। जैसे सहयोग अधिगम के द्वारा सहयोग अधिगम यानी एक दूसरे का सहयोग करके तो इससे सहयोग की भावना विकसित होती है। क्षमा चर्चा के माध्यम से यानी समूह चर्चा करके एक समूह में किस प्रकार चर्चा की जा सकती है तो वो एक दूसरे की हेल्प करना सीखेंगे और उसमें शांति के प्रति भावना विकसित होगी। समान अध्यापन सभी के प्रति समान भावना रखना, किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं रखना, समान अध्यापन दिमागी कसरत के द्वारा जैसे हम पहेलियाँ वगैरह सुझाते हैं, किसी इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना है तो ये दिमागी कसरत के द्वारा जब पढ़ाते हैं तो सहयोग की भावना विकसित होती है। वार्तालाप के द्वारा जब किया जा सकता है जिससे उनमें सहयोग, उनमें मित्रता की भावना विकसित हो, बातें किस प्रकार की जाए, समाज में किस प्रकार मिलकर रहना चाहिए, इस प्रकार की भावना विकसित होती है। और इसी के साथ साथ कि कहानी के कथन के माध्यम से कहानी कथन इस प्रकार के नीचे जिससे उनको शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले और उन शिक्षा को अपने जीवन में वो अपना सके, गतिविधियों के माध्यम से
विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाकर, इससे सहयोग, प्रेम, सद्भाव विकसित होगा, प्रेम विकसित होगा, सहयोग विकसित होगा, एक दूसरे के प्रति प्यार विकसित होगा, एक दूसरे की हेल्प हम किस प्रकार कर सकते हैं वो विकसित होगी। समाज में हमें किस प्रकार रहना है, इस प्रकार की बातें हमें शांति के प्रति सद्भावना विकसित होगी। संवाद द्वारा संवाद किस प्रकार किया जाए एक दूसरे से या किसी अन्य अध्यापक से संवाद के द्वारा, अध्यापक छात्र के बीच संवाद के द्वारा अध्यापन अगर होगा तो सहयोग की भावना विकसित होगी, एक दूसरे के निकट आएंगे और उनमें परस्पर सद्भावना पैदा होगी और इससे आनंददायक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। और जब आनंददायक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा तो शांति की शिक्षा वैसे ही, शांति के लिए शिक्षा वैसे ही दी जा सकती है। दूसरा है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा भी शांति की शिक्षा दी जा सकती है। सहगामी क्रियाओं के द्वारा यानी पाठ्य सहगामी क्रियाएं, तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं यानी पाठ्यक्रम के साथ साथ जो और भी क्रियाएं होती हैं जो कक्षा के बाहर होती है। कक्षा के अंदर तो पाठ्यक्रम को अध्ययन करवाया जाता है, कक्षा के बाहर जो विभिन्न प्रकार की गेम्स हैं, प्रार्थना सभा है, बाल सभा है, विज्ञान मेले हैं, साहित्य परिषद है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है, ये जो क्या है पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है। और इसके माध्यम से मूल्यों को सिखाना और चरित्र का निर्माण इनका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इससे बालकों को भविष्य की शिक्षा दी जानी चाहिए। विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के द्वारा सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी देना आवश्यक हो गया है। और व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से विद्यार्थी में शांति के लिए शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और इस प्रकार के अभ्यास के द्वारा वे अपनी कमजोरियों और क्षमताओं का अच्छी तरह से वाकिफ हो सकेंगे, जिससे वे सर्वांगीण विकास उनका किस प्रकार हो उसके प्रति जागरूक होंगे। और जब सर्वांगीण विकास होगा तो शांति की शिक्षा वैसे ही उनके अंदर शांति की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थी समूह में काम करना सीखते हैं और उसी के साथ में नेतृत्व की क्षमता का भी विकास होता है, निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होता है। खुद निर्णय किस प्रकार लें, नेतृत्व किस प्रकार करें, सहयोग किस प्रकार करें, समूह में काम किस प्रकार करें, इन बातों का विकास होता है। और इसके माध्यम से विद्यार्थियों में सहिष्णुता, अहिंसा, सहयोग, शांति, निर्णय क्षमता आदि के मूल्यों का विकास हो सकता है। और ये सारी जो गतिविधियां हैं वो प्रार्थना सभा के माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से, विभिन्न विज्ञान मेले, साहित्य परिषद आदि के माध्यम से, एनसीसी और एनएसएस के माध्यम से, स्काउट के माध्यम से, सांस्कृतिक मिलाप के माध्यम से, संगीत, नृत्य और नाटक के द्वारा भी ये सारे मूल्य विकसित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कर्मचारियों का विकास। कर्मचारियों का विकास शांति की शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि
कर्मचारी वर्ग में उत्साह और तत्परता से ही विद्यालय के सारे काम समय पर और व्यवस्थित रूप से हो सकते हैं। बिना इनके सहयोग के विद्यालय की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसलिए आवश्यक है कि इनके विकास के लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों को सुदृढ़ बनाया जाए और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समझ, लोकतंत्र और शांति के प्रति भाव पैदा किए जाए और इसके लिए उनको समय समय पर प्रेरणा दी जाए। कार्य संतुष्टि को महसूस किया जाए और इसके लिए विभिन्न कर्मचारियों की समय समय पर बैठक बुलाई जाए, कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए, संगोष्ठियां की जाए और उनको इस विभिन्न माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाए जिससे विद्यार्थी या विद्यालय को सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाया जा सके और इससे विद्यार्थी भी सीखेंगे। विद्यालय अच्छा चलेगा तो विद्यार्थी नाम अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट, कक्षा नियोजन। कक्षा नियोजन के माध्यम से यदि कक्षा का नियोजन किस प्रकार किया जाए। कक्ष में किसी भी प्रकार की जाति धर्म के आधार पर किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण करने से रोका नहीं जाना चाहिए। कक्षा में हर धर्म के, हर जाति के विद्यार्थी एक साथ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं और इस कारण से वहाँ पर शांति की संस्कृति को स्थापित किया जा सकता है। विद्यालय में विद्यार्थी घर के बाहर के संस्कार और मूल्यों को आत्मसात करते हैं और इसलिए शांति कक्षा के माध्यम से वे अपने जीवन में आने वाले संघर्ष और समस्याओं का समाधान शांति से करना सीख सकते हैं और इसी के साथ साथ वो अपने अंदर शांति की भावना का भी विकास कर सकते हैं। हिंसा के बदले अहिंसा अपनाने पर जोर दे सकते हैं। शांति की शिक्षा के द्वारा शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों में ही सकारात्मक संबंधों का निर्माण किया जा सकता है और इसके माध्यम से शिक्षकों की और विद्यार्थियों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जैसे विद्यार्थियों की अगर व्यवहार संबंधी समस्या है, शिक्षा संबंधी समस्या है, क्षमता से संबंधित समस्या है, कौशल से संबंधित समस्या है, तो वो कक्षा नियोजन के माध्यम से दूर की जा सकती है। कक्षा नियोजन के माध्यम से दूर की जा सकती है और विद्यार्थियों के अंदर अच्छे सदाचारी गुण विकसित किए जा सकते हैं और उनके अंदर अच्छे और बुरे की समझ को विकसित किया जा सकता है। विद्यार्थियों में बहुत सारी इस प्रकार की बातों का विकास किया जा सकता है और अध्यापक का कर्तव्य होना चाहिए बालकों का सर्वांगीण विकास। इसलिए कक्षा में शांति की शिक्षा के लिए कुछ कार्य किए जाने आवश्यक होते हैं। कक्षा में शांति की शिक्षा के नियोजन के लिए अनुशासन का पालन बहुत आवश्यक है। और अनुशासन के पालन के माध्यम से विद्यार्थियों में सद्गुण विकसित होंगे। कक्षा का वातावरण सदैव आनंदपूर्ण रहना चाहिए। कक्षा वातावरण आनंदपूर्ण रहना चाहिए।
आनंद के साथ शिक्षा, अच्छी शिक्षा, जिससे विद्यार्थियों को आनंद आए और इससे विद्यार्थियों का व्यवहार भी अच्छा रहता है। कक्षा में काम करने वाले विद्यार्थियों को समय समय पर प्रोत्साहन मिले, विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना, विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलना बहुत आवश्यक है। कमजोर छात्रों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के काम करना सिखाया जाए, बिना किसी भेदभाव की शिक्षा दी जाए। और इसी के साथ साथ विद्यार्थियों के समस्या समाधान की शिक्षा दी जाए। समस्या समाधान, जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान किस प्रकार हो, जिससे उनमें निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होगा, निर्णय किस प्रकार वो ले पाएंगे। तो इस प्रकार कक्षा में बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के कक्षा का नियोजन होना चाहिए। अनुशासन का पालन किया जाना चाहिए कक्षा में। आनंदपूर्वक कक्षा का वातावरण होना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना चाहिए और समस्या समाधान के प्रति में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए, जिससे उनमें शांति की शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हो। नेक्स्ट है विद्यालय नियोजन। विद्यालय का नियोजन किस प्रकार का? शांति की शिक्षा के लिए। तो शांति की शिक्षा को सही रूप में स्थापित करने के लिए पाठ्यक्रम के साथ ही विद्यालय का नियोजन बहुत आवश्यक है, अच्छा नियोजन। और इसके लिए जो संस्थापक है उसके द्वारा सबसे पहले विद्यालय या महाविद्यालय का वातावरण लोकतांत्रिक रखा जाता है। लोकतांत्रिक वातावरण होगा और इसके लिए वहां का जो संस्थापक है उसको इस दिशा में काम करना बहुत आवश्यक है। उसको इस दिशा में काम करना बहुत ही आवश्यक है ताकि वहां संस्था का वातावरण लोकतांत्रिक हो सके। अच्छे वातावरण के लिए सकारात्मक वाणी का प्रयोग, भाषा और वाणी का प्रयोग होना चाहिए। इसी के साथ साथ विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो शिक्षा विद्यार्थी केंद्रित हो, बाल केंद्रित शिक्षा या विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा हो। न कि अध्यापक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित। विद्यार्थी क्या सीखना चाहता है, विद्यार्थी किस प्रकार सीखना चाहता है, वैसी शिक्षा होनी चाहिए। और विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। विद्यार्थियों की गलतियों पर कठोर सजा नहीं देनी चाहिए और विद्यार्थी वातावरण को, विद्यालय के वातावरण को स्वस्थ रखने के लिए मिलजुल कर प्रयास किए जाने चाहिए। इस प्रकार इन सब माध्यमों से यदि पूरी ईमानदारी से निभाया जाए तो शांति को स्थायी रूप में स्थापित किया जा सकता है। और इन सबके अतिरिक्त विद्यार्थियों में अवांछनीय व्यवहार परिवर्तन के लिए बालक में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए
सह अस्तित्व की भावना के विकास के लिए शांति की शिक्षा दी जानी चाहिए, और वो सिर्फ सैद्धांतिक रूप में नहीं, व्यवहारिक रूप में भी दी जानी चाहिए। व्यवहारिक रूप में भी शांति की शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार विद्यालय में शांति की शिक्षा बहुत ही अच्छे प्रकार से शांति के लिए शिक्षा दी जा सकती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।